Assalamualaikum, Khosh Amdeed and welcome back ladies and gentlemen. This is Jaul Rahman and my name is Mia Adnan. आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. हम स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं और हंसा क्यों क्योंकि कमेंट्स कुछ लोगों के बड़े मजे के होते हैं इस वजह से और बड़ा अच्छा लग रहा है. हमने इन्फो Are you talking about that comment? जवान ने पानी दे में पीता है. That पंजाबी dude, a very sarcastic dude, and he had a comment क्योंकि हम दोनों ने पानी पिया वीडियो के दौरान. He said जवाना ने पानी दे में पीता जिਵੇਂ जग जीत के आए ने. And I have laughed so many times. He made a joke and it was amazing. यार, thank you dude for making me laugh. Well, ladies and gentlemen, Study IQ IAS ये YouTube चैनल है. इसकी एक वीडियो है ऑफिशियल YouTube चैनल की जिस पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं. बेसिकली इसका टाइटल है Why India don't have an official plan to fight China and Pakistan. UPSC मेंस इनका ये पूरा टाइटल है. Yes, हम ये एक चीज़ तो देखते हैं कि स्ट्रेटेजी इंडिया के पास है और वो काम उस पर कर रहा है. Yes. उसकी टैक्टिक्स उसके पास हैं बट क्यों ऑफिशियली क्यों नहीं कुछ ऐसी उसने रिवील क्यों नहीं किया. तो ये वीडियो का टाइटल जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस वजह से हमने इस वीडियो को सिलेक्ट किया है और देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि इंडिया ऑब्वियसली इसमें भी कोई स्मार्टनेस होगी. Yes, obviously इंडिया जिस तरह इकोनॉमिकली उनके पूरा एक स्ट्रेटेजी रखता है इसी तरह उनके थिंक टैंक बहुत स्ट्रांग है. Yes, तो जिया भाई बगैर देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्लीज. बिल्कुल. फुल स्क्रीन एंड स्टार्ट. इसको करीब कर देते हैं ताकि वॉल्यूम ठीक है. यस, वॉल्यूम तैयारी हुई राइट. अफोर्डेबल. तो लगातार हो रहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने बैटलफील्ड को पूरी तरह बदल कर रख दिया है. इसके चलते कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर में खुद को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया में रणनीतिक परिदृश्य या स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप भी तेजी से बदल रहा है. ऐसे में स्ट्रैटेजिकली कॉम्प्लेक्स नेबर से घिरे भारत को यदि खुद को सुदृढ़ रखना है तो उसे भी हर खतरे के लिए खुद को तैयार रखने की जरूरत है. आफ्टर ऑल चाइना के वॉर थ्रेट्स, पाकिस्तान के स्टेट और नॉन स्टेट एडवर्सरीज, म्यांमार की अनडेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट, बांग्लादेश का क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और इंडियन ओशन रीजन में लगातार बढ़ती एक्टिविटी के बीच भारत के लिए इंडिया का कभी भी एक नया खतरा पैदा हो सकता है. ये सारी जियोस्ट्रेटेजिक पोजीशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फाइनेंशियल वॉरफेयर जैसे खतरे तो दिन ब दिन बढ़ते जा ही रहे हैं. ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो हर खतरे को भांपकर किसी भी तरह के एक्ट ऑफ सरप्राइज के लिए खुद को तैयार रखे. मगर भारत की चिकन नेक बड़ी इंपॉर्टेंट है. 7 स्टेट वाली. बल्कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत के पास हर खतरे से निपटने के लिए एक स्ट्रैटेजी या प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो. ऐसा एक्शन प्लान जो कि मल्टी फेसेटेड नेचर. Yes, he is the current face of India in the world. Yes, foreign minister. भारत को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखे. यही कारण है कि देश में लंबे समय से नेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप के होलिस्टिक व्यू और चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक रोड मैप या प्लान की जरूरत महसूस की जा रही थी. हालांकि आज दुनिया के ज्यादातर ग्लोबल पावर्स जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम ने ऑलरेडी इसे पब्लिश कर दिया है. यहाँ तक कि पाकिस्तान और पैसिफिक जापान के पास भी अपनी एक फॉर्मल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी या पॉलिसी है. लेकिन कई प्रयासों के बावजूद भी लैक ऑफ कोहेसिव और गवर्नमेंट एफर्ट की वजह से भारत में अभी तक सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है. मगर अब ये स्टेटस जल्द ही बदलने वाला है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट NSCS ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कई सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से इनपुट कलेक्ट करना शुरू कर दिया है. और यही कारण टेंशंस के बैकड्रॉप में बन रही नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को लेकर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुगबुगाहट शुरू हो गई है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है. आफ्टर ऑल यदि भारत अपने लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बना भी लेता है तो इसमें दुनिया को क्या दिक्कत हो सकती है. तो हम आपको बता दें कि ये बात उतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिखाई. आज तक भारत कभी अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बना ही नहीं पाया. तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है क्या जो आने वाले समय में हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज के साथ साथ दूसरे देशों से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर भी अंतर डालेगी. यही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों भारत आज तक अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को बनाने में हिचकिचाता रहा है. तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन. Let's start. नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ये एनएसएस किसी देश के सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करती है. ये उसके इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को डिफाइन करती है और अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के तरीकों पर गाइडेंस प्रोवाइड करती है. रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पन्नग ने
द प्रिंट में लिखे एक आर्टिकल में बताया कि एनएसएस एक नेशन के लिए नेशनल पावर के वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशनल, मिलिट्री और इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने और एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑल इनकम्पासिंग और ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क है। ये एक क्लियर विजन है कि कैसे एक नेशन अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करेगा। साथ ही स्ट्रेटजी स्टेट के सभी ऑर्गन्स, पर्टिकुलरली इसके मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जो उसके होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को सिग्निफाई करता है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के मकसद से देश के सभी मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज का कोऑर्डिनेशन हो। हालांकि एनएसएस कोई हार्ड एस्टैब्लिश्ड इनफ्लेक्सिबल रूल नहीं है, बल्कि मौजूदा स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए जरूरत के मुताबिक समय समय पर एनएसएस को रिव्यू किया जाता है, जिससे न्यू सिचुएशंस और न्यू थ्रेट्स के असेसमेंट के बेसिस पर इस स्ट्रेटजी को रेगुलरली अपडेट किया जाता रहे। एक देश के नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का निर्धारण एक्सटर्नल थ्रेट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल कल्चर, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, इकोनॉमिक नीड्स, पब्लिक ओपिनियन और देश के लीडर्स का नेशनल इंटरेस्ट को लेकर व्यू जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। एक तरह से ये किसी भी देश के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रखकर एक प्रैक्टिकल और ऑल वेदर प्लान होता है, जो से हर एक खतरे के लिए तैयार रहने में मदद करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का मकसद देश के सिक्योरिटी गोल्स को अचीव करने के लिए अडॉप्ट किए जाने वाले सभी मेथड्स को एक साथ रखना है, जिससे उन्हें इंप्लीमेंट करने में आसानी हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय से कई मिनिस्ट्रीज ने देश के सामने आने वाली डिफरेंट चैलेंजेस और थ्रेट्स को लेकर सेक्रेटरीट के साथ इनपुट शेयर किया है। इसमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी और आप ये बता सकते हैं जो 3 लायंस वाला ये लोगो है, सिंबल है, किस चीज की ये सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। यस, यूनिक चैलेंजेस और थ्रेट्स को कंसोलिडेट करेगा और उन्हें एक साथ रखेगा। साथ ही इमीडिएट और नियर फ्यूचर में उन्हें एड्रेस करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करेगा। इसमें एग्जिस्टिंग इंटरनल और ग्लोबल सिचुएशन के मद्देनजर रिसोर्सेज का ईयर मार्किंग शामिल हो सकता है। आज के समय में जब देश मल्टी डायमेंशनल थ्रेट से घिरा हुआ है, ऐसे में जाहिर है इस स्ट्रैटेजी में शामिल किए जाने वाले मुद्दे काफी ब्रॉड होने वाले हैं। वहीं इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि इस स्ट्रैटेजी में थिंक टैंक्स, एकेडमिक्स, मीडिया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन समेत कई फील्ड्स के एक्सपर्ट को शामिल किया जाएगा, जिससे इनके द्वारा आइडेंटिफाई किए जाने वाले नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को डील किया जा सके। यही नहीं, गवर्नमेंट इससे रिलेटेड व्हाइट पेपर भी पब्लिश कर सकती है, जिससे इस स्ट्रैटेजी को लेकर इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जरूरी इनपुट्स और एनालिसिस को पब्लिक स्क्रूटनी में रखा जा सके। हालांकि अब इस चीज को लेकर श्योरिटी नहीं है कि स्ट्रैटेजी कब तक तैयार होगी, मगर माना जा रहा है कि जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनकर तैयार होगी, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पब्लिक कर दिया जाएगा। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस स्ट्रैटेजी की नीड क्या है? क्या ये वाकई भारत के लिए इतनी जरूरी है? दोस्तों, बदलते स्ट्रैटेजिक सिनेरियो को देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का ये कदम स्वागत योग्य है। इंडिया को अर्जेंटली एक एनएसएस की जरूरत है, क्योंकि दुनिया भर में लगातार ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिन्होंने कंटेम्प्रेरी बैटलफील्ड को पूरी तरह चेंज कर दिया है। रिसेंटली हमास का इजराइल पर सरप्राइज अटैक, ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर और अर्मीनिया अजरबैजान वॉर इस नए थ्रेट को हाईलाइट करते हैं, जहां रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स या आर्म ड्रोन्स की हेल्प से ग्राउंड फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। ये इंडियन फोर्सेस और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी पोटेंशियल थ्रेट है, जो आर्म ड्रोन की रेंज में आ सकती है। इससे एनिमी कंट्री के रिमोटली ऑपरेटेड इक्विपमेंट हमारी फॉरवर्ड डिफेंस लाइन पर अटैक करने और रिजर्व एरियाज, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटलफील्ड हेडक्वार्टर्स और कम्युनिकेशन सेंटर्स, लॉजिस्टिक यूनिट्स जैसे एम्युनिशन सेंटर्स एक्सेट्रा पर अटैक करने में केपेबल होंगे। इस सब के बीच जब चाइना और पाकिस्तान जैसी नेबरिंग कंट्रीज खुद को 5th जनरेशन वॉर के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें हाईटेक एरियाज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में चाइना के डोमिनेंस और टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर की आशंका के बीच भारत के पास एक हॉलिस्टिक सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी जरूरी है। साथ ही जिस तेजी से पाकिस्तान मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स एक्वायर या डेवलप कर रहा है और वहां के नॉन स्टेट एक्टर्स का सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, उसे देखकर भारत पर फ्यूचर में न्यूक्लियर अटैक की पॉसिबिलिटी को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। इसी तरह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और क्रॉस टेरर फंडिंग, इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, इलिसिट मनी ट्रांसफर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चाइना और म्यांमार का बढ़ता दखल, इंडियन ओशन रीजन में बढ़ता दबाव, देश के अंदर नेशनलिज्म और खालिस्तान मूवमेंट जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इत्यादि के बीच भारत को ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है जो मुश्किल के समय उसके डिसीजन मेकिंग और प्लान ऑफ एक्शंस को फास्टर और पॉइंटेड बनाए।
क्योंकि आज के मल्टी फेस्टेड वॉरफेयर से निपटने के लिए किसी एक एजेंसी या एक फोर्स की नहीं, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है जो अलग अलग फोर्सेस, पॉलिसीज और अथॉरिटीज को एक साथ एक धारा में लाए, जिन्हें एडवर्स कंडीशन में भी ये पता हो कि इससे निपटने के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, जिससे वेरियस लेवल्स पर लिए जाने वाले इंपॉर्टेंट डिसीजंस में तेजी आए और हमारे रिस्पॉन्स टाइम कम हो, जिससे जल्द से जल्द किसी भी खतरे से इफेक्टिव वे में निपटा जा सके। ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी मॉडर्न चैलेंजेस और थ्रेट्स के वाइड रेंज को एड्रेस करने में हेल्पफुल होगा। इसमें ना सिर्फ पास्ट थ्रेट से निपटने के तरीके शामिल होंगे, बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर इश्यूज भी शामिल होंगे, जो कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसमें न सिर्फ मिलिट्री और डिफेंस रिलेटेड इश्यूज जैसे ट्रेडिशनल थ्रेट्स शामिल होंगे, बल्कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन थ्रेट्स, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और एनवायरमेंटल चैलेंजेस जैसे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी शामिल होंगे। लिहाजा इन्हीं सब चैलेंजेस और थ्रेट्स से निपटने के लिए एनएसएस का होना बेहद अहम हो जाता है। यही कारण है कि यूएसए, रशिया और नेटो की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज पब्लिश किए हैं। चाइना में भी एक फॉर्मल पॉलिसी है जिसका नाम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 तैयार की है, जो कि उसके नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटीज को आर्टिकुलेट करती है। ऐसे सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट है कि भारत जल्द से जल्द एक एनएसएस प्रिपेयर करे। इससे न सिर्फ स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प होगी, बल्कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एनहांस करने के लिए भी नेसेसरी स्टेप्स लेने में भी हेल्प मिलेगी। एक रेगुलर रिव्यू बदलती सुरक्षा और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को लेकर एडेप्टेशन को सक्षम बनाने में भी ये हेल्पफुल होगी। मगर अब प्रश्न ये उठता है कि यदि एनएसएस इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर भारत में इसे अब तक क्यों नहीं बनाया गया? That's a question. दोस्तों, आज जिस एनएसएस को हमारी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम माना जा रहा है, बावजूद इसके अब तक इस दिशा में कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया, जबकि कई बार इसके रिक्वायरमेंट और इम्पोर्टेंस को लेकर डिफेंस सेक्टर से जुड़े ऑफिशियल्स द्वारा इसकी डिमांड की जाती रही है। रिसेंटली फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन ने भी इस बात पर जोर दिया था कि भारत को एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की जरूरत है, जिससे नेशन सिक्योरिटी प्रायोरिटीज को डिफाइन करने के साथ साथ देश के डिफेंस मैनेजमेंट में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकेगी। साथ ही मेनन बताते हैं कि इससे पहले कम से कम 3 बार ऐसी स्ट्रेटजी बनाने के प्रयास हो चुके हैं। आर्मी और सिक्योरिटी से एसोसिएट लोग बार बार ऐसी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की फॉर्मुलेशन की पैरवी भी करते रहे हैं, मगर फिर भी एनएसएस पर कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया जा सका है। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे भी कह चुके हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जिसमें ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन और थिएटराइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने की पहल से पहले इस तरह की स्ट्रेटजी बनाना बेहद जरूरी है। मार्च 2021 में उस समय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी एनएसएस को डिफाइन करने के फेवर में आवाज उठाई थी। वहीं फॉर्मर आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल एनसी विज ने 2018 में एक आर्टिकल में लिखा था कि डिफेंस मिनिस्टर का 2009 का ऑपरेशनल डायरेक्टिव एकमात्र पॉलिटिकल डायरेक्शन है जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए मौजूद है, जो कि अब काफी पुराना हो चुका है, इसलिए इसे रिवाइज करने की जरूरत है। यही नहीं, कई गवर्नमेंट कमिटीज जिनमें कारगिल रिव्यू कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट, नरेश चंद्र कमेटी, शेखातकर कमेटी और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थिंक टैंक्स एक फॉर्मल एनएसएस की जरूरत के लिए अपने रिकमेंडेशंस को लेकर एक मत है, मगर सबके बावजूद भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एनएसएस को लेकर इलेक्टेड नहीं है। हालांकि अप्रैल 2018 में खुद प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एनएसए अजीत डोवाल की अध्यक्षता वाली रीस्ट्रक्चर डिफेंस प्लानिंग कमेटी को एनएसएस तैयार करने का निर्देश दिया था, मगर अब भी भारत को उसकी एनएसएस नहीं मिल पाई है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एनएसएस को लेकर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की 2 प्रमुख आशंकाएं रही हैं। इसके चलते ही भारत एनएसएस को फॉर्म करने को लेकर कभी पॉलिटिकल विल नहीं बन पाई। इसमें पहली ये है कि एक डिक्लेयर्ड एनएसएस में भारत को अपने एडवर्सरीज और अलाइज को भी डिफाइन करना होगा, जिसका सीधा असर भारत जैसे नॉन पार्टिसन कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर पड़ेगा। जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर राजेश राजगोपालन ने एक आर्टिकल में बताया कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी तैयार करने से भारत अपनी पोजीशन रिवील करके पोटेंशियल एडवर्सरीज के साथ और स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी को नुकसान पहुंचाकर पार्टनर्स के साथ अपने लिए परेशानी पैदा कर सकता है। कि भारत के फ्रेंड्स और फोर्स यानी दोस्तों और दुश्मनों दोनों को संकेत देगा कि भारत कहां खड़ा है। Scroll.in से बात करने वाले एक डिफेंस एनालिस्ट ने इसका एग्जांपल देते हुए बताया था कि यदि भारत ये कहता है कि उसका एम रशिया से मिलिट्री इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, तो इससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से कायम रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में इमर्जिंग चैलेंजेस को टैकल करने में
भारत अपने स्ट्रैटेजीज के एस्पेक्ट्स को चाइना से प्राइवेट रखना चाहता है, जिससे चाइना उसके डायरेक्ट एडवर्सरी के रूप में प्रेजेंट ना हो। इसी कड़ी में एनएसएस को लेकर सेकंड एप्रीहेंशन ये है कि एनएसएस नेशनल इंटरेस्ट, खासतौर से नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स के संबंध में गवर्नमेंट के डिसीजन लेने की फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस करने वाला है। यही कारण है कि पहले भी एनएसएस फॉर्म करने की कोशिश पॉलिटिकल हेजिटेशन की वजह से पूरी नहीं हो सकी थी। स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी में कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय गवर्नमेंट इस बात को लेकर आशंकित थी कि एनएसएस का क्रिएशन हायर डिफेंस मैनेजमेंट की डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी को खत्म भी कर सकता है, जिससे डिफिकल्ट स्ट्रैटेजिक सिचुएशंस में प्लान ऑफ एक्शन का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों से निकलकर मिलिट्री लीडरशिप के हाथों में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, एनएसएस कोई ब्लैक या व्हाइट एंडिंग वाला मुझे ज्यादा इसका सख्ती से पालन किया जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है। डाउन करता है और पॉलिटिकल पार्टी का भी ये नहीं चाहिए। ऐसे में एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट के when you have an neighboring एप्रीहेंशन को country like बेबुनियाद Pakistan. Like मानते हैं। Pakistan, yes. एनएसएस सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी को ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी और क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। दरअसल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के संबंध में एनएसएस गवर्नमेंट पर अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स करेगा, साथ ही पब्लिक को भी एक क्लैरिटी देगा कि हम अपने करंट रिसोर्सेज से क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। कंक्लूजन अभी है। तो किसी भी एनएसएस का एक क्रूशियल एलिमेंट नेशन के सामने आने वाले चैलेंजेस को प्रायोरिटाइज करना होता है। कोई भी कंट्री अपने सभी चैलेंजेस का सामना सेम टाइम में सेम मैनर से नहीं कर सकती। एक्शन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के बाद इश्यूज पर केयरफुली कंसीडर करना, क्लियर कट प्रायोरिटीज असाइन करना और उनसे निपटने के लिए एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज एलोकेट करना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में भारत का एनएसएस देश के बॉर्डर्स और टेरिटरी की इंटेग्रिटी को हाईएस्ट प्रायोरिटी देगा। इससे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स जैसे मॉडर्न वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मुकाबला करने, एक्सटर्नल एडवर्सरीज को रोकने और टेररिज्म और सेपरेटिज्म को काउंटर करने को लेकर मल्टी प्रोंग्ड एक्शन इन्वॉल्व्स है। एक एंटीसिपेटरी और फ्लेक्सिबल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भारत की वेलबींग और सक्सेस के कॉर्नरस्टोन के रूप में काम करेगी। इसके थ्रू भारत ग्लोबल सिक्योरिटी के डायनामिक लैंडस्केप में ज्यादा इफेक्टिवली आगे बढ़ सकता है। ऐसे में दोस्तों, भारत को जल्द से जल्द अपने लिए एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बिल्ड करने की जरूरत है और मीडिया रिपोर्ट्स देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो इसी राह पर तेजी से अग्रसर है। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों? क्या एनएसएस इंपॉर्टेंट है या फिर भारत के लिए ये एनएसएस एक स्ट्रैटेजिक रिजिडिटी पैदा कर सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। यस, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। पहले तो अच्छा, दिस गाय इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर गाइज जो हम लोग जिन पे बात कर रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग पहले अपनी राय दे चुके हैं, ये रिएक्ट किया, लेकिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने उठाए। और फ्रेंकली अगर देखा जाए तो मैं एक लिहाज से शॉक में भी हूँ, क्योंकि ऑलवेज थॉट कि जिस तरह पाकिस्तान के पास नेशनल सिक्योरिटी प्लान है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक नेशनल सिक्योरिटी प्लान यूएस से रशिया इवन के हर कंट्री के पास है, इंडिया मस्ट हैव हैड अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। ये बाकी अनएक्सपेक्टेड थी, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके काफी ज्यादा जल्दी में भी था। आपको वीडियो से पहले लगा भी होगा कि जल्द से जल्द इसको सुना जाए। तो ये बात क्या है, ये मुद्दा क्या है कि व्हाई इंडिया डज नॉट हैव अ ऑफिशियल प्लान। उन्होंने जो मुद्दा रेज किया ना दरमियान में कि रिवीलिंग फोर्स एंड फ्रेंड्स वाला, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है ना। अभी आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपके ये दुश्मन है, आपके ये दोस्त हैं। यहाँ पर इट्स नॉट लाइक दैट, यू डोंट हैव टू बी दैट क्लियर। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान ने अपने नेशनल सिक्योरिटी प्लान में कभी भी ये डिस्क्लोज किया। हाँ, वो नॉट डायरेक्टली, इट्स ऑल अबाउट जो आपकी प्लानिंग होती है ना, वो उसमें से अब हम जब हम रिसर्च करते हैं, वी आर लाइक एमफिल जर्नलिज्म के हम स्टूडेंट हैं, जब अभी हम ये कर रहे होते हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि भी आपने कुछ भी डायरेक्ट कभी भी नहीं, आपने दूसरे बेस, अब जो भी इनकी स्ट्रेटेजी होगी ना डिफेंस की, जो भी उस डाटा से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किस तरफ टिल्ट है। वो तो देखे ना, ये दैट वुड बी अ लाई कि हम लोग अगर इंडिया को पिछले कुछ अरसे से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा अगर हम कहें कि इंडिया और रूस करीब आए हैं। इंडिया और रूस करीब आए हैं। इन द पास्ट वी हैव सीन के रूस और इंडिया बहुत हमेशा करीब थे, हमेशा क्लोज दे वर एडजेसेंट। लेकिन हत्ता के इंडिया सबसे बड़ा बायर रहा है, इंडिया बहुत बड़ा बायर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी, और अभी भी बहुत बड़ा बायर है रशियन असलहे का भी, रशिया से लोहे का भी, और उसके अलावा लोहे कह रहा हूँ कोयले का भी, और दीगर जो रिसोर्सेज हैं उनका। हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, अभी जब रशिया यूक्रेन वाला था, अमेरिका की तरफ से, वाशिंगटन की तरफ से बड़ा दबाव था पाकिस्तान पर भी, इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवन फेस्ड दैट, लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई,
चाइना और इंडिया ने दोनों ने फायदा उठाया उस सस्ते ऑयल का। अच्छा, वो हमने भी रेजिस्टेंस दिखाई और उसके बाद से हम लोग पिछले 15 महीने से उस रेजिस्टेंस के नुकसानात देख रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस। जब मैं हमेशा जिस तरह कहता हूँ कि जब शख्सियात जो है वो इंस्टीट्यूशन से बड़ी होती हैं, मैं हर वीडियो में पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए ये खास तौर पे बात रिपीट करता जाऊं कि जब तक आप इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात नहीं करेंगे और इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए जाएंगे। इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं होता कि आपने कोई इदारा बनाया होता है और इदारा एक इमारत से नहीं बनता। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के अंदर आप हायरार्की डिफाइन करते हैं कि कौन किसको आंसरेबल है। आइदर इट्स अ डिफेंस मिनिस्ट्री दैट इज कंट्रोलिंग द डिफेंस स्ट्रेटेजी, और इट्स अ जनरल और एयर चीफ और एनी नेवल चीफ। कौन कंट्रोल में है, हु इज डिफाइनिंग द रोल्स। जब आप इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करते हैं तो तब आगे बढ़ते हैं। और इंडिया अनलाइक अस इज नॉट अ डीप स्टेट, जिसकी वजह से उन लोगों ने फायदा उठाया। व्हेन यू आर अ डीप स्टेट एंड ऑल दैट मैटर्स टू यू इज द वेपन and the dollars that are coming, तो आप उस तरह फायदा नहीं उठा सकते। Yes, we are trying to get some oil and get some gas from Russia, but from our neighboring country ईरान हम लोग पिछले बहुत लंबे अरसे से स्मगलिंग तो खैर होती है, स्मगल हो रहा है, लेकिन हम लोग गैस पाइपलाइन नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? बिकॉज अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो इसके अगेंस्ट जाता है और हम अमेरिका के अंडर इन्फ्लुएंस हैं और हमेशा से रहे भी हैं। और यस, वी विल कम आउट ऑफ दैट इन्फ्लुएंस, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, क्योंकि ये गैर फितरी तौर का मिलाप है पाकिस्तान और अमेरिका का। इस खित्ते के अंदर इस मिलाप की वो जरूरत नहीं है। और विद अमेरिका लीविंग द साउथ एशियन रीजन, द एशियन रीजन, अफगानिस्तान से जो अमेरिका का इनखला हुआ है, उसके बाद से बहुत सारा मामला जो खुल के सामने है। बाद अगर थोड़ा सा नेशनल सिक्योरिटी प्लान के बारे में बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ इंडिया की जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आने वाली है। दैट द दे आर ऑलरेडी डूइंग देयर थिंग्स, दे आर ऑलरेडी डूइंग देयर थिंग्स। ये सिर्फ ये कि पेज पर लाना है, सरफेस पर उसकी शक्ल दिखाना। ओके, वी हैव ऑलवेज सेड, मतलब हमारा हमेशा से हमारे आईएसपीआर से भी बयानिया आता रहा, एंड वी हैव बीन देयर। हम लोग बहुत ज्यादा बोलते रहे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, एंड इंडिया विदाउट इवन सेइंग फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हैज प्लेड इट रियल वेल देन अस, एंड वी ऑल नो दैट। एग्जैक्टली, यस, सो इंडिया डज नॉट, मतलब इवन इफ दे डोंट गेट इट ऑन पेपर, दे आर डूइंग जस्ट फाइन। रिसेंटली आई वाज डूइंग अ रिसर्च, यू नो अबाउट द रिसर्च promoting nationalism through propaganda for बॉलीवुड एंड बॉलीवुड और लॉलीवुड मूवी का कंपैरिजन कर रहा था। तो आई फाइंड आउट कि यार पिछले 40 सालों में 1980 से फॉरवर्ड किया जाए तो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 9 मूवीज बना सका है। उनमें से भी एक मूवी मालिक थी जिसको मुझे बाद में रिजेक्ट करना पड़ा, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं बन रही थी। मतलब पाकिस्तान ने इस पूरे अरसे में सिर्फ 8 मूवीज ऐसी बनाई जो नेशनलिज्म को प्रमोट करती हैं। इसके बरक्स इंडिया की बहुत सारी मूवीज निकालने के बाद भी मेरे पास 20 मूवीज थी। We had movies like, और मैं इसके अंदर ये बात नहीं कर रहा कि शोइंग, मतलब मैं सिर्फ फैंटम जैसी मूवीज की बात नहीं कर रहा, यू आर शोइंग या उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी। आई एम टॉकिंग अबाउट चक दे इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार भाग मिल्खा भाग, मतलब प्रोमोटिंग इंडियन नेशनलिज्म। वो एक मूवी थी जिसमें वो आमिर खान भी थे, 2 लड़कियों का रियल लाइफ बेस्ड, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी। दंगल ही थी मेरे ख्याल, दंगल में थी गीता बबीता वाली मूवी। और स्पोर्ट्स बेस्ड नेशनलिज्म, मतलब दीज आर द मूवीज एंड दीज आर कनेक्ट करती हैं लोगों को, कनेक्ट करती हैं। नेशनलिज्म शुड, ये एक बात ये भी बताती है कि नेशनलिज्म शुड नॉट बी एंटी ईच अदर। इस तरह की मूवीज के अंदर आपको एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा, एंटी पाकिस्तान नहीं मिल रहा। बट इफ यू सी द पाकिस्तानी मूवीज, वी ओनली मेड 8 मूवीज इन 43-44 इयर्स। मूवीज तो थी ही नहीं, क्योंकि मैं रिसर्च फिल्म पे कर रहा था, इसलिए मुझे अल्फा ब्रावो चार्ली जैसे ड्रामा इग्नोर करने पड़े। जो लोग, जो पाकिस्तानी ऑडियंस देख रहे हैं वो ये गए, वी हैड द ड्रामास, हम लोगों ने अच्छे ड्रामास दिए हैं। इवन अभी ये हम टीवी में भी कुछ ड्रामास है, अगर आपको नेशनलिज्म कॉज के लिहाज से देखें तो दैट्स अ फाइन ड्रामा। टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान आर्मी, टॉकिंग अबाउट वुमेन इन पाकिस्तान आर्मी। फिर जनरल निगार पे एक अच्छी मूवी आई जिसको मायरा खान ने प्ले किया, दैट्स पाकिस्तान की पहली खातून जनरल, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। मतलब जनरल निगार जोहर, वी आर प्राउड ऑफ हर कि हम लोग जहां वुमेन इश्यूज पे स्टैंड करते हैं, यस वी हैव इश्यूज, बट अनलाइक इंडिया हम लोग मीडिया में भी लैग कर रहे थे, बहुत ज्यादा लैग कर भी रहे हैं। तो पाकिस्तान अपनी तमाम तर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के बावजूद बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। इंडिया को ऑन पेपर स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत है भी तो यस, चाइना के साथ पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे इश्यूज इंडिया के रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी और डिफेंस फ्रंट पे भी। अगर आप लद्दाख के एरिया की बात करें तो इश्यूज हैं, और नो वन कैन डिनाई के इश्यूज कहां से आ रहे, कैसे आ रहे हैं। और चाइना मतलब ये डुअल एक इशू चल रहा है।
चाइना डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इन्वॉल्वमेंट लेकर, जैसे अभी चाइना हैज अ बिग बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट आके, इन बांग्लादेश, श्रीलंका में आके, उसके बाद भूटान में, पाकिस्तान में चाइना का एक बहुत पाकिस्तान- बड़ा स्टेक है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का जो डीपेस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड है, गवादर- उसको चाइना अपनी फोर्ट बना रहा है इस टाइम। Yeah. एंड चाइना हैज गिवन अस जेट एंड सी इन द रिटर्न। मतलब डिफेंस पॉलिसी तो हम लोगों की डिफाइंड है कि हम डिफेंस में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिकन ने हमें इनकार किया F-16 मजीद देने से। We cannot have, मतलब we never had weapons from Russia because India was getting weapon from Russia. Yeah. In 1965 war, India got the weapons from Russia. We were waiting for American weapons, but they did not arrive. They never did. Yes. In 1971, we were waiting for the intervention from China and Americans, but they never did. बेड़ा तो आया था, there was nothing like that, ना? That's a funny- बेड़ा आया था अमेरिका हाँ, बेड़ा आया था, हमारा बेड़ा गर्क कर गया और वो बेड़ा गर्क हुआ है। और जैसे कि आपने रेजिस्टेंस की बात की, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग सो मच टाइम Yeah. इन दीज इश्यूज, मतलब डिफेंस Take और your time. यस, एंड आफ्टर डूइंग दैट रिसर्च आई हैव अ लॉट टू से अबाउट नेशनलिज्म एंड प्रोमोटिंग नेशनल सिक्योरिटी प्लान्स, कि आप लोग किस तरह फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट डिफेंस एनी मोर, इट्स ऑल अबाउट द प्रोपेगेंडा एंड हु इज डूइंग इट बेटर, बिकॉज कन्वेंशनल वॉर स्ट्रेटजीज खत्म हो चुकी हैं। और यस, लेट मी से दैट कि इंडिया मे नॉट हैव अ स्ट्रेटजी फॉर हॉट स्टार्ट, बट दे डू हैव अ स्ट्रेटजी फॉर कोल्ड स्टार्ट इवन इन पाकिस्तान, and we do have a cold start strategy. We have been doing this for the past, मतलब 1999 के बाद तो मेरे ख्याल में हम अनकन्वेंशनल ही और लड़ रहे हैं हम लोग, जो कि मैं जिसको कंडेम करता हूँ, और हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए चीजों से। बट एट द एंड आई वुड अगेन से कि आई एम वेरी अमेज्ड एंड शॉक्ड टू नो दैट इंडिया डज नॉट हैव अ strategy, and strategy should be on paper. I think they, बस वो ये है कि स्ट्रेटजी, उनकी स्ट्रेटजी इज देयर, yes, बट दे नॉट शोइंग। अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ on paper strategy की बात एग्जैक्टली उसकी बात हो रही है। और अब मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान का जो एक तो स्टेट लेवल का सीन है, इंडिया हमेशा जो एक चीज़ मैं गौर करता हूँ, डिफरेंट उनके न्यूज़ प्रोड्यूसर जितने भी हैं, न्यूज़ आउटलेट्स की अगर हम बात करें, या उनकी पर्सनैलिटीज़ की भी बात करें, या उनके ऑफिशियल्स की भी बात करें, जो अब कुछ उसमें थीमेटिक एनालिसिस जो आप भी कर रहे Yes. हो, तो वो looking at the themes for the audience, let me tell. वो बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से नॉन स्टेट जो एक्टर्स है ना, जो इन्वॉल्वमेंट है, Not democratic actors. या मतलब वो कहते हैं कि पाकिस्तान की स्टेट आमने सामने आए, इट्स ओके, लेकिन आप जो दूसरे तरीके से हमारे मुल्क में वो कहते हैं कि भाई टेरर स्पॉन्सर करते हो आप, वो कश्मीरी जिहाद एंड ब्ला ब्ला स्टफ। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब कब अभी रिसेंटली कुछ वहाँ उनके फौजी जो है ना, Yes, recently एक अटैक हुआ है, ठीक है, तो अब काफी सारी मतलब जानों का जिया हो रहा है। हम ये ठीक है भाई एक नेशनलिज्म और ब्ला ब्ला, लेकिन लोग मर रहे हैं। Yes, that's the main point. That's the point I was getting to. और शुरू से लेकर अब तक कितने लोग जो है ना इस दुनिया से जा चुके हैं, कितनी माएँ जो है अपने बेटों से महरूम हो चुकी हैं, कितनी खवातीन बेवा हो चुकी हैं, कितने बच्चे यतीम हो चुके हैं, चाहे वो इस साइड से हो या उस साइड से हो। ठीक है, कुछ ऐसे मुहर्रिकात हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं इस साइड पर भी और उस साइड पर भी, जो कि चीज़ों को पीसफुल नहीं होने दे रहे। कुछ भी बढ़ रहा होता है, बेहतरीन किस्म बेहतरीन एक स्टेप लिया जा रहा होता है। जैसे हम बात करें नवाज शरीफ और मोदी जी की मुलाकात नहीं, इससे पहले अगर हम 1990s में जाएं, यस वाजपेयी की मुलाकात, वाजपेयी, और वो आके गले लगा रहा है कि यार बहुत लड़ लिया, उसके बाद आप यस वी डिड कारगिल एंड देन फिर वाजपेयी और मुशर्रफ टॉक्स, मतलब वी थॉट कि वी वर गेटिंग क्लोज, बट दैट देयर वाज बैकलैश टू दैट टू। तो फिर हम लोगों ने एक अमन की आशा इस टाइम पे भी देखी जब मोदी जी शायद लैंड किए थे, शायद आए थे, नवाज शरीफ मिलने आए थे गालिबन, आई डोंट रिमेम्बर दैट प्रिसाइसली, बहरहाल गिफ्ट जरूर आए थे उधर से। मोदी जी थे नहीं थे इसका मुझे कंफर्मेशन नहीं है, बट मोदी सेंड सम गिफ्ट्स, तो ये बड़ा अच्छा है। यही भाई फेयरनेस के साथ हम पाकिस्तानी बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि इंडिया जो भी है वो इन्वॉल्वमेंट उनकी जो राह है वो यहाँ अपना काम कर रही है, अच्छे तरीके से कर रही है, स्पेशली बलूचिस्तान में और सिंध में भी। Yes, they are very active. ठीक है, और they are even active in the city we are. Yes, but at the same time there is a bad air quality index here. Go home. It's 461 here. At the same in time Lahore. हमारी तरफ से भी वो K2 प्लान मैं देख रहा था, K2 प्लान पाकिस्तान की तरफ से भी है, खालिस्तान एंड कश्मीर। Yes. तो चीजें ये चल रही होती है, लेकिन हम जो आम लोग हैं हम इन चीजों को किस तरह से देखते हैं, मतलब तो बेसिकली जो चीज मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें
हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रियलिस्टिक होके। अगर पाकिस्तान सिंसियरिटी शो करता, यस थोड़ा सा पॉलिटिकल यहाँ स्टेबिलिटी होती, तो आई डू थिंक कि हमारे मसाइल खत्म हो चुके हैं। Yes, ज्यादा जो एक खराब मोड रहा है, जो मूड रहा है, वो पाकिस्तान का है। क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर आपने कुछ हरकत ऐसी की हैं, जी, ये मसाइल हैं। और आई स्ट्रांगली कंडेम मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन पाकिस्तान एंड व्हाट पाकिस्तान हैव डन टू हिमसेल्फ, टू हरसेल्फ एंड Yeah. टू इंडिया एंड टू आवर नेबरिंग कंट्रीज। दैट्स अ वेरी रॉन्ग मूव टू प्ले। और पाकिस्तान की गलतियां हैं, आई एम नॉट डिनाइंग बहुत पाकिस्तान। बड़े बड़े ब्लंडर्स है। और Yes. इंडिया इस वजह से क्यों सीरियस अभी क्यों मुंह नहीं लगाते आपको? मतलब मोदी जी ने अभी रिसेंटली G20 कॉन्फ्रेंस है हमारे पास सामने है। उसके बाद पहले भी उसने कहा था किससे बात करूं मैं, There is मतलब nothing, no one to talk to. हम भी यहाँ बैठे हैं तो Or like they showed a general in the picture and they were talking about that कि यार, and everyone in Pakistan and everyone in India and all over the world knows कि पिछले 15 महीने में पाकिस्तान में क्या हुआ है। एग्जैक्टली, और इतना भोंडे तरीके से। Yes, तो ये चीजें मतलब ठीक है, आप इसमें फिर नेशनलिज्म अपनी जगह, आप जो एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी रियलिटीज को भी एक्सेप्ट करना है। और अगर हम लोग भी वही जो मेजोरिटी जो लोग जिनकी मतलब वो जिनके इंजेक्ट किया गया प्रोपेगेंडा माइंड ना, वो भी खैर बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, तो इस चीज पर बात होगी। Yes, and Kashmir is the only conflict शायद we have, and इसका उसी की बेस पर सारी गेम है, डांगी खींच रहे हैं। and there should be a peaceful solution to Kashmir, और peaceful solution हमेशा diplomatic होता और है। कश्मीरियों ने बहुत सफर किया Yes, है, कश्मीरी सफर कर रहे हैं वो एंड वहाँ हिंदू पंडित थे, हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। Yes. उनके साथ भी जुल्म हो रहा है। 1990s के बाद जो पहले हालांकि सूरत हाल काफी बेहतर थी, तो मेन चीजें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर हमें देखना होगा, और काफी सारे चीजें जो है इग्नोर करनी होगी। माजी में जो Yes, कुछ हो माजी चुका में है, जो कुछ हो चुका उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और नेशनल सिक्योरिटी प्लान हर मुल्क रखे, बट वी शुड बी मूविंग ऑन नाउ। डिफेंस स्पेंडिंग बहुत हो चुकी दोनों तरफ से डिफेंस स्पेंडिंग बहुत हो चुकी है। लोहा बना बना के हम लोग अपने ही लोग मार रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये जितना पैसा, हालांकि इंडिया अब आई गेस 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया, Yes. स्टिल वो इसको भी मैनेज करे, डिफेंस को भी, उधर से भी हमारा सारे रिसोर्सेज जो है काश के हम लोग इकोनॉमी में भी इंडिया के साथ उतना ही बड़ा अगर compete शौक करने था की कोशिश पहलवान करते बनने हैं, का, तो यार तो जितना हम लोग डिफेंस स्ट्रेटेजी में compete करते रहे, अपने लोगों का तो म्यार जिंदगी उतना एलिवेट Yes. करो, उनको एजुकेशन पे अच्छी करो, ठीक है। रिसर्च जो है ना, आप रिसर्च produce better films, at Yeah. least produce कुछ तो better better. films. मतलब उनका एक क्रिकेट देख लो, उनकी शोबिस देख लो, उनकी आईटी देख लो, उनके कुछ भी They कोई भी are सेक्टर doing देख लो। so much better than us. इसलिए तो इस टाइम पे कोई भी दुनिया का जी शऊर शख्स ये बात नहीं करता कि इंडिया और पाकिस्तान, इट्स ऑलवेज इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना, और दैट वुड बी अ कंपैरिजन, एंड दैट इज अ रियल गुड गेम टू लुक एट। India versus Pakistan is no longer a good game to look at because Yes, Pakistan is very far behind the level. पाकिस्तान को बस चाहिए कि अपना जो किबला है वो सीधा करे, Yes. ठीक है, अपने जो खराब और अपने लोगों के लिए काम करना शुरू। एग्जैक्टली। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लीडर्स इस मुल्क में बनने नहीं दिए। पॉलिटिकल ग्रोथ अगेन आ जाती है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के 2-4 बंदे, अगर हम 1947 से अब तक कौन से हमारे पॉलिटिकल लीडर ने ग्रो करने दिए? कोई भी, हर पॉलिटिकल लीडर भी ग्रोथ की कहां से हो रही है? वो मतलब वो भी फिर इम्प्योरिटी के साथ है, लेकिन impurity फिर के भी साथ। चलो कुछ ना कुछ भी है, तो वो भी उन्होंने थोड़ा अच्छा, सा इट ऑल गोज बैक टू, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो लेट्स सी कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज में कौन लोग, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स कैसी होती है, और हम जामिया पंजाब से कुछ किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ग्रेजुएट पैदा होते हैं, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे क्या नाम है डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा पीएचडीज ये पैदा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स ये पैदा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा बड़ी फैकल्टी भी इधर ही है। हम दोनों उसी इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखते हैं। 8वां आपको हो गए, मुझे 6 साल हो गए वहां से, मेरा बीएसबी यहीं का, मैं अभी यहाँ से मास्टर्स भी कर चुका हूँ। तो अब इस सारे 8-9 माह के अरसे में आपने देखा है कोई प्रॉपर स्टूडेंट पॉलिटिक्स को? अगर आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स का ही गला दबोच देंगे, और जब पॉलिटिक्स नहीं होगी तो बदमाशी होगी उसकी जगह, और बदमाशी से बदमाश पैदा होंगे, लीडर्स नहीं पैदा हो सकते ऐसे। यस जिया भाई, एंड मैं अपनी ऑडियंस से भी ये चीज कहना चाहूंगा, पाकिस्तान जो भी सफर कर रहा है ना, इसका सॉरी टू कट योर पॉइंट, मैं एक मजीद चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब हमारे पास स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी ना, तो वी डिड प्रोड्यूस एतजाज हसन। या वो जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे तो हमने जावेद हाशमी पैदा किए,
जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हटे हैं तो हम फरूख हबीब पैदा कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह पैदा कर रहे हैं, जी। फयाजुल हसन चौहान पैदा कर रहे हैं, शहबाज गिल पैदा कर रहे हैं। शहबाज गिल इज अ वेरी वेल रेड गाय बट स्टिल इट्स उसको उस level पे आना पड़ता है। बहुत बदतमीजी से बोलते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट इफ एनी पीटीआई सपोर्टर इज वाचिंग हियर, बट शहबाज गिल एक बदतमीज शख्स है, उनको अच्छे तरीके से बोलना चाहिए। नॉट सेइंग कि पीएमएलएन या पीपीपी वाले बहुत तमीजदार हैं, दे आर आल्सो लाइक दैट। तो ये इस तरह का जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड करते हैं ना तो लीडरशिप पैदा नहीं हो पाती। जब लीडरशिप पैदा नहीं होती तो जो लीडिंग क्वालिटीज हैं वो नहीं रहती। फिर लीड कौन लोग करते हैं? जो वडेरों के घर में बदमाश पैदा होते हैं। यहाँ जामिया पंजाब पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होते हुए भी इस चीज़ की बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है कि यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स कौन लोग लीड कर रहे हैं। ना यूनियन के इलेक्शन है, ना यूनियन है, लीडर्स कहाँ से आएंगे? वी द स्टूडेंट ऑफ दिस कंट्री, वी द यंगस्टर्स विल बिकम द लीडर्स ऑफ द फ्यूचर। अगर आप उन लोगों को ही गला दबोचोगे और उनको स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होने देंगे तो नहीं होगा। और टुडे फ्रॉम दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से कि पाकिस्तान में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बहाल किया जाना चाहिए। जी, आप बहुत ज्यादा जूम इन कर गए हैं और मैं इसको थोड़ा जूम आउट करना चाहूंगा। यस प्लीज। पाकिस्तान जब मौरज़ वजूद में आया, हम देखते हैं, हम एक चीज ये भी देखते हैं कि 8 माह पहले, 8 माह बाद आज़ादी होना थी और 8 माह पहले किया गया, जल्दबाजी, माउंट बैटन, रेड क्लिफ के मसले, ठीक है। तो पाकिस्तान को जिस तरह से क्या कहते हैं, लंगड़ा लूल्हा करके अब वहां पर मसाइल हमारे असल में शुरू से, हम अब जो चीजें कह रहे हैं ना कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी अगेन उसकी जड़ों में ये प्रॉब्लम्स हैं। कांग्रेस बहुत बड़ी जमात थी, बहुत कमाल के उनके पास लीडर मौजूद थे। मुस्लिम लीग के पास कैद आज़म ही था, चंद लीडरान थे, और ठीक है, और वो भी इस हालत में थे कि 1 साल बाद ही, 11 माह बाद, हाँ ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान तो एक तरह से क्या कहते हैं, माले गनीमत बन गया उन लोगों के लिए आ गया। यस, तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुए। तो पहले जो स्टार्ट है वो यहाँ से होता है। यस, हम जब अब भी एक कहते हैं ना, एक सेक्टर, एक इदारा या एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन की बात करें या एक धड़ा जो है वो पाकिस्तान, उसकी वजह यह है कि हमने उन्हें खुद सपोर्ट किया। अब वो अपनी पावर को कैसे खत्म करें? yes they are exploiting that power और उनके लिए वो राइट है, बैकफुट पे आना पड़ेगा उन लोगों को, और बहुत जरूरी हो चुका है। सेक्रीफाइस वो कहाँ करेंगे? ताकत का नशा। यस, ठीक है। तो मेन चीज है कि जब कभी भी पाकिस्तान पर उंगली उठते हैं, हम खुद भी उठाते हैं, तो हमें इस चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस मुल्क के साथ मसाइल जो है इसके बीज में ही थे, ठीक है। अब ये दरख्त बन चुका है, अब वो जो चीजें हैं उसके लिए बड़ा टाइम लगेगा। पाकिस्तान रिक्वायर्स अ वेरी डीप रूटेड सर्जरी, और उसके लिए ये जो यंग जनरेशन है, आप है, मैं है, हम लोगों को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट इज द सिचुएशन, क्या किस तरह का माहौल है, हमें जो एजुकेशन में आगे आना पड़ेगा, हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, अपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। यस, तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद वी आर हियर, तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद दिस इज आवर कंट्री, एंड तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद वी कैन हमारे ईमान का हिस्सा है, वी कैन नॉट स्टॉप लविंग दैट दिस कंट्री। और जो भी बातें यहाँ हो रही है वो किसी दुख के तहत हो रही है, ना कि कोई खुशी से, ना कोई ऐसे, मतलब ये फिक्स करना। और फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज रिकॉग्नाइजिंग देयर इज वन। कम से कम प्रॉब्लम्स पे बात हो रही है यहाँ पे, और हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम उनको सॉल्व करेंगे। और जिस तरह इंडिया ने आगे बढ़ के इन तमाम मसाइल से आगे, इन तमाम मसाइल के बावजूद और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद अपने ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए इतनी ज़्यादा तरक्की बहुत छोटे अरसे में की है, वी कैन ओनली होप कि हम उससे आधी भी करें। आने वाले वक्तों के अंदर हम लोगों को इस तरह की स्ट्रेटजीज पे आना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम हमने देखा है कि 5 years प्लान्स को सिंगापुर जैसी कंट्रीज भी कॉपी कर रही थी। वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ स्टेबिलिटी एंड वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ लॉयल्टी, और थोड़ी सी उम्मीद। हमेशा ये कहते हो, बिल्कुल थोड़ी सी उम्मीद, कि इस पाकिस्तान को बरहा आप कहते हैं एक सर्जरी की जरूरत है। यस, और वो जितना जल्दी कर लीजिए बेहतर है, अदरवाइज यस कैंसर इज स्प्रेडिंग। या और कैंसर जब बढ़ता जाएगा, जैसे ही नासूर जब बढ़ जाए तो वो जान लेने पे आ जाता है। तो जिसका नासूर हो तो उसका इलाज कर लेना चाहिए जल्द से जल्द, और पाकिस्तान नीड्स अ सर्जरी नाउ। और दैट्स अ वेरी सैड वे टू एंड इट, बट इफ यू आर स्टिल हियर, वी डीपली होप दैट यू आर हैविंग अ वंडरफुल लाइफ एंड यू विल कीप ऑन हैविंग दोस ब्यूटीफुल डेज एज यू आर हैविंग। और एंड सजेस्ट करें हमें, डिफरेंट वीडियो सजेस्ट करें जिससे हमें सीखने का मौका मिले, और हम एक अच्छी बातचीत का मौका। हम हर वीडियो में आप एक चीज नोट करेंगे कि अपने कंट्री को के मसाइल को जरूर लिंक करते हैं। हम
हम एक फिल्टर की तरह एक क्या कहते हैं उसको, व्हाट वुड बी द सूटेबल वर्ड, एक सांचा जैसे होता है ना, जिसमें आप किसी चीज को मेयर करते हो, हम हर उस चीज को जो हमारा नेबरिंग कंट्री में चीजें बेहतर है उस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपने मुल्क में, और अपने प्रॉब्लम देखते हैं कि यार हम किन किन वजूहात की वजह से पीछे हैं। तो इस वजह से आपको अक्सर वीडियोस जो कि डिफरेंट टॉपिक पर भी होगी तो उसमें पाकिस्तान के मसाइल और पाकिस्तान की वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि वी आर पाकिस्तानी, वी डू लव अवर कंट्री, और हम चाहते हैं कि ये बेहतर तरफ जाए। इसने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया, यहाँ हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया। एग्जैक्टली। तो होपफुली ये मुल्क भी तरक्की करेगा, इस दुआ के साथ कि पूरी दुनिया में अमन हो, अमन का गहवारा हो। ये जो तशद्दुद है, वायलेंस है, जो ब्रूटैलिटी है, वी डोंट नो कि आइडियलिस्टिकली ये चीज़ें अचीवेबल नहीं है, बट स्टिल कम हो या एंड हो, या कम ज़रूर हो, और चाहे जो भी जितना भी रोल अदा कर सकता है, और हम भी अपने एंड से एक छोटी छोटी सी सी कोशिश 0.0001% एक वो ट्राई करें कि जो हम, क्योंकि प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से हो रहा होता है, तो लोकल लेवल पर हमारी जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के पॉइंट्स को, जज्बात को समझने की, जज्बात, एहसासात, ख्यालात को हम एक्सचेंज कर सकें। तो ये प्लेटफॉर्म जो है हमें वो लिबर्टी देता है, एंड वी आर इंटरेक्टिंग विद यू and it's very fun to interact with you. Thank you so much for being here. Yeah. और yes, on that point, peace out. हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Peace out. Yes, peace out. You are peace out.